हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जितने भी आपके दोस्त मित्र सभी लोग इस बार क्लास 10th की परीक्षा देंगे, और जो क्लास 11th में हैं वो लोग सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो बेसिक बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई हैं वो हम फिर से समझाएंगे। कल एक दो बच्चे का मैसेज आया था कि सर ग्राफ कम समझ में आया है, तो हम ग्राफ को आज फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। जिनको एक बार वीडियो ना समझ में आया करे वो लोग वीडियो को 2 बार देखा करें। हर एक बार देखने से क्या होगा कि वीडियो में आप हर बार कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे हर बातें समझ में आने लगेंगी। आप ग्राफ को लेकर चिंतित ना रहें, ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न भी होंगे तो अब आपको धीरे धीरे ग्राफ समझ में आने लगेगा। ग्राफ यही समझाना चाहता है कि जैसे कोई भी काम हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही समझाना चाहता है, ठीक है? चलिए अभी हम उसको समझाएंगे, लेकिन इसके आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल्स हुआ था ना, न्यूमेरिकल्स हुआ था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम लोग क्या कर लिए थे? गति का समीकरण लिख लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग शेयर करके आ जाइए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ से हम एक प्रश्न दिया गया है भैया फिजिक्स में, यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन पिछले क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रश्न एक बार करवा भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से करवा रहे हैं। एक कार किसी दूरी के आधे भाग को और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके भाई बहन इस बार क्लास 10th में है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड की क्लास आप लोगों की डेली मतलब मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को क्लास 11th की क्लास चलती है। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार और शनिवार को 4 दिन क्लास 10th की क्लास चलती है। और सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की भी क्लास आज से शुरू होगी, जो कि समय है 8 बजे, ठीक है? इसके लिए भी ध्यान रखिएगा, समय है 8 बजे। तो जो भी लोग क्लास 10th में हैं वो लोग क्लास कर सकते हैं, ठीक है? एक कार किसी दूरी के आधे भाग को किसी दूरी के आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा, km से किमी और प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को जहां तक ना आए वहां तक आप लोग बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा है। शेष बचे हुए भाग को 60 किमी प्रति घंटा, यहां तक आ रहा है ना? 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है। आगे कह रहा है कार की औसत चाल की गणना कीजिए। चलिए इसको करते रहिए और फिर हम आगे अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि समय भी बचेगा आप लोगों का। चलिए करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। क्या हुआ?
हाँ हाँ लिखिए, बिल्कुल लिखिए, नहीं तो क्या दिक्कत है, लिखिए मत, सवाल तो दिया है सामने ना, सीधा सॉल्व करिए। लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में ऊपर दिए गए प्रश्न में यदि कार संपूर्ण दूरी तय करने में संपूर्ण दूरी तय करने में समय के आधे समय तक समय के आधे समय तक 40 किमी प्रति घंटा तथा, यहाँ तक आ रहा है ना, बता दीजिएगा जहाँ तक ना आना हो, 40 किमी प्रति घंटा तथा बचे हुए आधे समय को बचे हुए आधे समय को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चली हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे आ रहा है जी, देखिए लिखिएगा एक कण विरामावस्था से प्रारंभ हो के, सवाल पहले आप लोग लिखिएगा फिर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विरामावस्था से प्रारंभ, जब तक हम सवाल लिख रहे हैं तब तक आप लोग ऊपर के जो सवाल दिए उसमें दिमाग लगाते रहिए। विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण से चलती है, ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग यहाँ तक आ रहा है। 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेगी। वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेगी तथा वह इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी। तथा वह इतने समय में कितना दूरी तय करेगी। चलिए आप लोग करिए इसको, फिर हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को समय देते हैं, आप लोग इसको करिए।
चलिए, कोई दिक्कत? समझ नहीं आ रहा है क्या? करिए, 3 सवाल दिए हैं भैया, तीनों सवाल एकदम सरल हैं, पहला करा चुके हैं। और नहीं आया ना, तब चलिए यहाँ पर समझिए, बस करिए, उतारिए मत आप लोग। एक कार, समझने का प्रयास करिए, एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, किसी दूरी को आप दिमाग में लगाइए भैया, किसी दूरी का मतलब ऐसा दूरी जो हमें पता ना हो। भाई अगर यहाँ कहा होता 5 किलोमीटर, तब तो हम लिखते हैं ना 5 किलोमीटर, लेकिन वो कह रहा है किसी दूरी, मतलब दूरी का मान आपको नहीं पता है। किसी दूरी के आधे भाग को 40 की, आधा मतलब क्या हो जाएगा सर? आधा यहाँ पर हो जाएगा, आधा ये, आधा भाग को दूरी तय करने में 40 किमी प्रति घंटा तक स्पीड से गया। फिर बचा कितना? अगर भैया कोई चीज़ आधा हो गया, आपके पास एक लड्डू है, आधा खा लिए तो आधा ही तो बचेगा। आधा दूरी चल लिए, आधा बचा। आधा बचे हुए भाग को कितने स्पीड से तय किया है? 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमको पता है सर, औसत चाल बराबर सीधा सीधा फार्मूला होता है, जो पूछा है, जो कहा है उतना ही करिए। औसत चाल बराबर कुल जितना दूरी चला हो और सर कुल जितना समय लिया हो, वही ज्ञात कर लीजिए, हमारा मान आ जाएगा। आप कहेंगे सर वो पहले आधा दूरी, आधा को क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2 का मतलब 1 का 2 भाग, फिर आधा दूरी ये हो गया। तो दूरी की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 1/2 प्लस 1/2 कुल दूरी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत? अब सर कुल समय आ गया, क्या समय कहीं दिया है? नहीं दिया है, लेकिन समय कैसे निकलता है? समय बराबर क्या होता है बताइए? अगर सर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है सर जी, ये आएगा इधर दूरी बटे चाल। तो समय की जगह दूरी बटे चाल लिख सकते हैं। कुल समय है तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल चाल। तो कुल दूरी कितना है? 1/2 प्लस 1/2। अब चाल कितना है? 60 और 40। यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 40। ये हो गया, ये हो गया। समय बराबर दूरी कितना है? आधा, और चाल, दूरी का मान कितना है? पहली बार आधा है और चाल कितना है? पहली बार 40 है, सॉरी, पहली बार 40 है, दोबारा कितना है? 60 है। कोई दिक्कत? 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो आपको पता है सर जी, 2 और 2 नीचे बराबर है तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 1 1 2 और नीचे हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा? आधा में आधा जोड़ोगे सम्मा हो जाएगा ना 1, तो कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटे, यहाँ पर क्या बचा? आधा आधा फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, पहले ऐसे जोड़िए। 1/2/40, आपको पता है सर 1/2 है, 40 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो 40/1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 60/1। ये कट जाएगा यहाँ पर 20, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो 1/20 प्लस 1/20 प्लस क्या हो जाएगा? 30। यही आया है, बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? सर वो 1/2/40, 1/40 करना। हाँ,
यक्स मान के ही करना पड़ेगा क्या? लगाइए दिमाग आप लोग। कहाँ जी, यहाँ गड़बड़ी करवा रहे हो आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा 40 दूना 80, 1/80 प्लस 1/60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर इसको निकालिए तो 120 और 80 का लसा कितना होता है? 120 और 80 का लसा निकालेंगे तो आप जोड़ लीजिए 20 और 4 3 12, 5 चौके 20, 5 छके 30, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 6 दूनी 12, 12 5 60, 6 चौके 24। 120 और 80 का लसा कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और 120 एक का 100, उसके बाद 8 3 24, यहाँ पर 30 आ जाएगा प्लस 12 दूना 24, 20 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 30 और 20 50, 50 बटे 240। अब ये 240 ऊपर हो जाएगा 240 बटे 50। अच्छा 3 2 बचेगा ना, 50 3 2 5, तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौकी 20, 5 अठे 40, 48 किमी प्रति क्या पूछा है? दूरी अचाल आ गया ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया जी? नहीं आया ना? झूठ बोल रही हो? चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, दिमाग लगाइए, उतारिए मत, समझिए पहले। एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, आधे का मतलब सर जी 1/2, 1/2 को 40 किमी प्रति घंटा तथा शेष बचा, अगर आधा कोई चीज खा लिए हो, आधा दूरी चल लिए हो तो आधा ही तो बचा है, आधे बचे भाग को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। कार की औसत चाल की गणना कीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी पहले आधा चला था, फिर आधा चला था, जोड़ देंगे तो कुल मिला जुला के पहले ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब कुल समय कितना लिया था? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो आपको पता होना चाहिए कि सर कुल दूरी कितना चला था? 1/2। अब चाल इसकी कितनी थी? चाल इसकी थी 40 थी ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बटे 1 हो जाता है तो 1/2 गुणे 1/40 ही तो होता है। ये सॉल्व करने पर क्या होता है? 1/2 गुणे 1/40 ही तो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/80। सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा? 1/2 बटे कितना दिया है? 60। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पहले से है, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/60, 6 दूनी 120, 120 हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का लसा ले लेंगे। 80 और 120 का लसा कितना होता है? 240 होता है। तो अब आपको क्या पता है? 80 और 20, अब इसको काटेंगे तो 80 में 240 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 80 भागे 240 करोगे तो 8 तिरिक 24, 3 आएगा। तो 3 कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 0 0 से कटा, 12 दूना 2 आ गया, तो 3 2 मतलब 3 2 5, यहाँ पर 50 लिख दिए, 3 2 5 और नीचे 240 है ही, और ये ऊपर वाला 1। अब आपको पता है सर जब ये क्या होगा? ये सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1/5। भाग दीजिए 48 किमी प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। इंटर के छात्र हैं आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को जोर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ें। अब हमसे पूछा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यही तो ऊपर दिया गया है कि ये दिया गया है? ये दिया गया है ना। ऊपर दिए गए प्रश्न में यदि कार संपूर्ण दूरी तय करने में, संपूर्ण मतलब पूरी दूरी तय करने में समय के आधे समय मतलब कि जितना समय लेता है उसका आधा, पूरा समय लेता है t और आधा समय लेता है t/2। कोई दिक्कत?
नहीं, t/2। अब आगे कह रहा है कि आधे बचे हुए आधे समय को 60 किमी प्रति घंटा से। सर समय की वैल्यू हमको दे दिया t2, अब दूरी कितना, चाल कितना दिया है, आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा और आधे भाग को 60 किमी प्रति घंटा। और पूछा क्या है, औसत चाल। हमको सीधी सी बात पता है सर, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप लोग दिमाग लगाइए क्या हो सकता है भैया, कुल दूरी कितना चला है, दूरी कैसे निकाली जाती है, आपको दूरी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल दिया है पहली बार 40 और समय कितना लग रहा है t/2, मतलब आधा समय कह रहा है, या 1/2 लिखिए या t/2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, दूरी 1 कितनी आ जाएगी भैया, पहली दूरी आ जाएगी 20t। ऐसे ही दूसरी दूरी निकाल लेंगे, दूसरी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल दूसरा गुणे समय। तो दूरी दूसरा कितना है, चाल कितना है भैया 60 है और समय कितना लग रहा है, इसमें भी आधा समय लग रहा है, आगे 30 हो जाएगा। तो दूरी दूसरा कितना आ गया 30t। और हमको पता है औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी कितना चला है 20 और 30, जोड़ दीजिए 20 + 30 t और t है, बटे कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है पहले आधा लगा था t/2, फिर आधा लगा था t/2, जोड़ दीजिए 20 और 30 कितना हो जाता है सर 50t। और ये क्या हो जाएगा, नीचे नीचे बराबर है ऊपर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2t/2, 2 से कट गया और ये tt से कट गया, उत्तर आ गया 50 किमी प्रति घंटा। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, दिमाग काम कर रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए लिखिए भैया, लिखिए एकदम अच्छे तरीके से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 2 बार वीडियो देखा करो। चलिए तभी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। भैया देखिए जो पूछा जाएगा वही एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में यदि कार संपूर्ण दूरी तय करने में, मतलब सर पूरा दूरी तय करने में आधा समय जो लगता है वो 40 किमी प्रति घंटा की चाल से चला है और जो आधा समय बचा है उसमें 60 किमी प्रति घंटा से चाल से चला है, तो औसत चाल पूछा है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्या इसमें दूरी की बात किया है, नहीं किया, तो दूरी निकालना पड़ेगा ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे, चाल पहले कितनी थी 40 थी, समय लगा था आधा, मतलब t/2, फिर इसमें निकाले तो 20t आ गया, इसकी वैल्यू 30t आ गई, सेम ऐसे निकाल लिए। कुल दूरी जोड़ दिए 20t और 30t हो गया 50। समय कितना लगा था, पहले आधा लगा था फिर आधा, दोनों जोड़ दिए तो 2t/2, 2 से कट गया, बचा 50 किमी प्रति घंटा। यही हमारा उत्तर हो गया। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से अगर किसी भी बच्चे को जो नहीं समझ में आएगा ना, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, उनका रिप्लाई कर दिया जाएगा भैया। और आप लोग ये जो अपने मन में भ्रम पाले बैठे हैं कि सर कमेंट काहे नहीं देखते हैं, ये तो कमेंट भैया नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप लोग जब हाय हेलो करेंगे तो कैसे कमेंट देखेंगे। अब यहाँ से देखिए हम लोग, ये तो हो ही गया होगा भैया, उतार लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ें। विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु, समझिए हमने बताया था
और अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी सुनिए कि हमने कहा था अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती, विरामावस्था मतलब रुकी हुई अवस्था, सो आप ध्यान रखिए सीधा लिखेंगे कि सर u बराबर 0। u का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मान 0। विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, त्वरण का मतलब होता है एसिलरेशन, इसका मान होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग। वेग का मतलब होता है सर वेलोसिटी, वेग v का वैल्यू कितना दिया है? 160 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेगा? सर समय पूछा है, तथा वह लिख दिए हैं क्या? वह इतने समय में कितनी दूरी, दूरी का मतलब s, यही तो पूछा है। आपको जितने फार्मूले लिखवाए हैं उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है भैया कि उस फार्मूले में अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? तो आप देखिए सर v दिया है, v दिया है, u दिया है, a दिया है, t, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? v बराबर u प्लस at। v का मान कितना दिया है? 160 और u का मान 0 दिया है, a का मान 8 दिया है, t का मान पूछा है। तो 160 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8t, 8 दूनी 16, t बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड। क्या हो जाएगा भैया? t का मान तो 20 सेकेंड आ गया। आगे कह रहा है दूरी भी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी दी है? 160 का वर्ग इज इक्वल टू u स्क्वायर का मान 0 प्लस 2 गुणे a का मान 8 गुणे s की वैल्यू ज्ञात करनी है। 160 को हम लोग लिख सकते हैं 160 गुणे 160 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। 16 दहा में 160, यस बराबर क्या हो जाएगा? 1600 मीटर। 16 क्या हो जाएगा भैया? 1600 मीटर, ये दूरी हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्या आप ये फार्मूला काहे नहीं यूज किए? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये भी तो फार्मूला है यस ज्ञात करने का। मैं कहूँगा बिल्कुल ये भी कर लीजिए आप लोग। यस बराबर क्या है? u का मान 0 है, 0 गुणे t प्लस 1/2, a का मान कितना दिया है? 8 गुणे t का मान कितना दिया है? t का मान अभी निकालें आप लोग, 20 के घाते 2 हो जाएगा, 20 गुणे 20, 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20, यस बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 हो गया। 60 में 10 गुणा करिए, फिर 1600 मीटर आ गया। चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे वैसे, दोनों की वैल्यू वही आएगी। आगे बढ़ें, सॉल्व कर लीजिए इसको, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका न्यूमेरिकल से जल्दी से कंप्लीट करा के नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग दिमाग लगाइए। IIT वगैरह क्वेश्चन करवा दे का 2 ठो, कि आप लोग डर जाएंगे ना करवाएं? जल्दी उतारिए फिर आगे बढ़ें। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क्लास को आप लोगों को भैया कंटिन्यू करना है, और ऐसी कोई बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछने का प्रयास करिएगा।
और हर वो छोटी छोटी बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक कर दें। जो बातें नहीं समझ में आती है वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग निश्चिंत रहें, नोट्स आप लोगों को मिलेगी। नोट्स वैसे हम हर टॉपिक का हर बात लिखवा ही दे रहे हैं। और जो बातें आप लोगों की थोड़ी बहुत रह भी जाएंगी, वैसे तो नहीं रह जाएंगी, 99.99% है कि नहीं रह जाएगी। फिर भी मान के चलिए हमने पढ़ा है त्रुटि चैप्टर, हर चीज़ में त्रुटि होती है, तो क्या हो सकता है, हाँ अगर थोड़ी बहुत त्रुटि आ भी जाती है तो उसको दूर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, सूत्र का निगमन, या लिख लीजिएगा अवकलन विधि से। हेडिंग डालिए अवकलन विधि से। हेडिंग डाल लीजिएगा अवकलन विधि से। अवकलन विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। निगमन या व्युत्पत्ति दोनों एक ही चीज है। मतलब ये सूत्र कैसे आ सकता है, ठीक है। यहां तक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दिख रहा है ना अच्छे से। अब आपको पता है, चलिए सबसे पहले समीकरण v बराबर u प्लस AT का हम लोग क्या करते हैं भैया, ये देखते हैं कैसे आ रहा है अवकलन विधि से। जितने भी बच्चे अभी आप लोग को लगेगा सर ये अवकलन क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो बायोलॉजी के छात्र हैं और जो मैथ के भी छात्र हैं, क्लास 12th में आपको अवकलन पढ़ने को मिलेगा। अवकलन एक विधि होता है जो मैथ में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा अवकलन आप लोगों को समझ में आए। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ऐसे ही हम लोगों का एक चैप्टर होता है अवकलन, ठीक है। अवकलन विधि से हम लोग मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला समीकरण क्या होता है हमारा, v बराबर u प्लस AT। हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए हैं। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि सर किसी भी कण का या किसी भी वस्तु का त्वरण क्या होता है, a बराबर होता है डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये कराए हैं कि नहीं कराए हैं, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं a बराबर dv अपान dt, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, a बराबर dv अपान dt। तो a बराबर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से हो जाएगा भैया dv बराबर हो जाएगा a इंटू डी टी। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो dv बराबर क्या हो सकता है a इंटू डेल टी। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब यहीं से समीकरण में अवकलन लगता है। क्या लगता है, अवकलन। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अवकलन होता है और एक समाकलन होता है, दो चीजें होती हैं। अवकलन लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखिए अवकलन, यहाँ पर या समाकलन, ऐसे समाकलन लिखिए। समाकलन विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति, अवकलन, यहाँ कलन होना चाहिए था क्योंकि समाकलन और अवकलन दोनों यूज होता है, तो ऐसे सीधा आप लिखिएगा कलन, ठीक है। समाकलन और अवकलन दोनों यूज होता है, तो यहाँ पर कलन लिख लीजिएगा। कलन विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। अब यहाँ से समाकलन का जो चिन्ह होता है भैया, ध्यान रखिएगा, समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है। सांप आप लोग देखे होंगे ना, सावन चल रहा है, ऐसे ही सावन में सांप फन फैलाया बैठा रहता है, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाता है हमारा समाकलन। तो समाकलन क्या होता है, समाकलन लगाया जाता है, आपको पता है v है, v का मतलब होता है सर वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेग। कोई दिक्कत, आपको एक पता होना चाहिए सीमा। सीमा को जानते हैं आप लोग,
यह सभी लोग जानते होंगे सीमा को, ठीक है। सीमा के अंदर समाकलन ऐसे लिखिएगा, सीमा के अंदर समाकलन। सीमा के अंदर समाकलन का मतलब ये होता है, चलिए, सीमा के अंदर समाकलन का मतलब ये होता है कि हमारा वेग, अच्छा आप सोचिए कि सर हमारा वेग कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकता है। जहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक बढ़ सकता है, v ही तो तक बढ़ सकता है। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग। तो जो सीमा हो सकती है हमारे वेग के बढ़ने की, वो क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो हो सकती है सर जी u से लेकर v तक। तो सीमा समाकलन में सीमा यहाँ पर लगाया जाता है, मतलब हमारा जो वेग कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकता है, u से लेकर v तक, तो इसलिए समाकलन लगाया जाता है। आगे क्या है, dv है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा टाइम कहाँ से बढ़ सकता है, 0 से बढ़ सकता है, 0 से बढ़ सकता है t तक, 0 से बढ़ता है t तक। तो हम क्या लिख सकते, a समाकलन 0 से लेकर t तक, यहाँ पर लिखेंगे dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि अब क्या हो जाएगा बताइए। अब इसका अवकलन करेंगे, समाकलन करते हैं, जब समाकलन करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 कर सकते हैं, और 1 का समाकलन जब करते हैं तो क्या बचेगा, केवल dv बचेगा। 1 का समाकलन क्या हो जाता है, समाकलन हट जाता है, यहाँ पर बचेगा dv, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, v और u। ध्यान रखिएगा, आगे क्या बचा, a, और इसका भी समाकलन करेंगे तो क्या बचेगा, dt बचेगा, और समाकलन क्या हो जाएगा, t और 0। समझ आ रहा है ना, एकदम दिमाग लगाएंगे तो कुछ है नहीं। अब आपको ध्यान रखना सर इसको कैसे लिखा जाता है, सॉरी d भी लिख दिए क्या, नहीं d, समाकलन हटता है जब ना तो ये d को भी लेके जाता है साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा और कहीं सोचने लगता है तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या बचा, v और t। अब यहाँ से v है और v, तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, एक बार लिखते हैं v माइनस v लिखते हैं, सॉरी v माइनस u, एक बार v और एक बार u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, एक बार लिखेंगे t माइनस, जैसे v माइनस u ऐसे t माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा, t में से 0 गए भाई, किसी में से कुछ घटाओगे तो वही आएगा, तो बचा at। अब u को उस पार ढकेल दो तो क्या बचेगा, v बराबर u प्लस at। ये समीकरण आ गया कि नहीं आ गया, v बराबर u प्लस at। इसको आप लोग जल्दी से उतार लीजिए, ये भैया हमारा क्या था, समीकरण। जल्दी करिए, जल्दी उतारिए आप लोग, फिर एक और सूत्र निगमन करवा दें। जल्दी उतारिए जल्दी, और समझ में आना चाहिए भैया ये कैसे हुआ है, कोई दिक्कत, दिमाग लगाइए। जो मैथ लिए है ना उनके लिए थोड़ा सा, मैथ क्या बायोलॉजी वालों के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स 11th में तो ठीक है, लेकिन 12th में जब आप जाएंगे ना तो और भी चीज़ें आपको ये आएंगी। इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग मिटाते हैं। अब दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण होता है प्यारे बच्चों, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है। अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको,
चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे भैया। अगला फार्मूला यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जितने बच्चों को नहीं समझ में आया है वो लोग बता देंगे, कल उनको फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए अगला फार्मूला यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, लिखिए। आपको पता है सर, चूंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर, वेग का मतलब क्या होता है, v वेग बराबर सर जी विस्थापन बटे समय, तो ds अपान dt, क्योंकि ये v बराबर यस अपान टी होता है, ऐसे समझिए। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन इसमें हम लोग अवकलन कर देते हैं तो क्या हो, यस लिखिए, अवकलन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ds अपान dt। अवकलन लगाने पर d आ जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे समाकलन लगता है तो समाकलन का चिन्ह आ जाता है, ऐसे ही अवकलन लगता है तो d क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। कोई दिक्कत? ये इसलिए इस पे डीपली नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं। जितना समझा दे रहे हैं ऐसे समझिए कि अवकलन जब लगता है तो d अपान ds ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है सर हमको निकालना क्या है, यस निकालना है, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ds बराबर हो जाएगी v इंटू डी टी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप लोग v का सूत्र निकाले हैं, ds बराबर v का मान क्या आया था, u प्लस ए टी आया था कि नहीं आया था, इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप सोचिए कि सर क्या आप ये ना लगाते तो कोई दिक्कत हो जाता क्या, कोष्टक क्यों लगाए हैं, तब गलत हो जाता भैया। कोष्टक इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसका गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें, कोष्टक लगाना जरूरी है। ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब आपको पता है सर ds बराबर क्या हो जाएगा, एक बार इसका गुणा इसमें तो u इंटू डी टी प्लस a इंटू ए टी इंटू डी टी, क्या हो जाएगा, ए टी इंटू डी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है, इतना करने के बाद हम लोग लगाएंगे भैया समाकलन, और समाकलन किसके अंदर होना चाहिए, सीमा के अंदर होना चाहिए, जो बगल वाली सीमा है। कोई दिक्कत? अब समाकलन लगाएंगे तो यस है, यस का मान कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकता है सर, हम लोग बिल्कुल जीरो नहीं चले हैं, मतलब हम शुरुआत करेंगे तो हमारी दूरी कितनी होगी, जीरो होगी। जीरो से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक जा सकते हैं, एस दूरी तक जा सकते हैं। तो समाकलन का जो लिमिट होगा क्या होगा, जीरो से एस तक, यहाँ पर हो जाएगा ds। अब u इंटू डी टी दिया है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा टाइम हम बताए हैं, टाइम हमारा क्या हो सकता है, जीरो से लेकर u को बाहर कर देंगे, बचा dt प्लस, अब a और t को बाहर करेंगे तो समाकलन क्या हो जाएगा, t से लेके 0, यहाँ पर बचा dt। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको, जहाँ तक लग रहा है। आगे बढ़ें, बताइए भैया, बोलिए आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ds बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन हटाएंगे, समाकलन हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा यस माइनस 0, क्योंकि यस की वैल्यू एक बार यस रखनी है और एक बार क्या रखना है, 0, बराबर ये क्या हो जाएगा, t का मान एक बार t रखना है, u तो पहले से है, t माइनस 0। अब यहाँ पर प्लस है। अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखें, हम सोच कर बताइए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। अब कहेंगे सर ये t बाहर इसलिए नहीं होगा, ये t बाहर नहीं होगा, t इंटू डी टी होगा, क्योंकि यहाँ पर t है और यहाँ पर t बाहर नहीं होगा, केवल a को ही बाहर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, समाकलन t इंटू डी टी हो या समाकलन x इंटू डी एक्स हो या समाकलन y इंटू डी वाई हो या समाकलन m इंटू डी एम हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ये आपके मैथ का सवाल है, समझ रहे हैं। इसका क्या होता है बताइए, समाकलन t इंटू डी टी क्या होता है, आओ बताइए। समाकलन इसका हो जाता है
बताइए, पढ़े हैं आप लोग? चलिए चलिए बताइए जल्दी से, बताइए, देखते हैं कौन समझदार है, कोई ऐसा है जो समझदार हो, बता दे। अगर ये जो बता दिया समझिए उसके लिए पूरा ये फिजिक्स एकदम सरल है। नहीं पता? चलिए हम बताते हैं, देखिए। अच्छा ये बताइए, टी को टी पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा सर, समाकलन x इंटू डी एक्स, तो समाकलन x पावर n का फार्मूला होता है x पावर n इंटू डी एन, ऐसे लिखिए, समाकलन x टी पावर 1 इंटू डी टी का जो फार्मूला होगा हो जाएगा टी पावर 1 प्लस टी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। क्या होता है? लिख लीजिए, अगर यहाँ पर y पावर 1 हो गया, m पावर 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? y पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। अगर यहाँ पर घाते 3 होता, तब घाते 3 होता तो हो जाता m पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1। तो फार्मूला क्या होता है? लिख लीजिएगा, समाकलन t पावर 1 इंटू डी टी का फार्मूला होता है t पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, समाकलन t पावर 1, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? t, तो पहले t लिखेंगे, ये तो बाहर ही है, रहने दीजिए। n का मान कितना है? घात का मान 1 है, 1 प्लस 1 बटे, यहाँ पर n का मान कितना है? 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t और 0 हो जाएगा, यस माइनस 0 बराबर u टी माइनस 0 प्लस ए, टी पावर क्या हो जाएगा भैया? 2 अपान 2। अब यहाँ पर बचा t अपान t और ये 0। अब इस 2 को सीधा कर दीजिए आप लोग बाहर, तब समस्या नहीं होगी। ये 2 है, बाहर आ जाए, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यस माइनस 0 बराबर सीधा बचेगा यस, और t माइनस 0 बचेगा t, तो यू टी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है a/2, और यहाँ से t स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको? एक बार लिखेंगे टी स्क्वायर और एक बार लिखेंगे 0, करेंगे कि नहीं? t की वैल्यू एक बार t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 0 रखेंगे तो यस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस a अपान 2 टी स्क्वायर, या a अपान 2 कैसे लिख दीजिए? यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यही फार्मूला फाइंड करना था। एक बार फिर से समझा दें। यहाँ से देखिए, ये हमारा होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। v इज इक्वल टू, हमने अवकलन किया, अवकलन करने पर d आ जाता है, तो ds अपान dt। अब ds बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा होगा क्योंकि s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ds बराबर u प्लस ए टी। अब कहाँ से v की वैल्यू आप लोगों को अभी इससे पहले फार्मूला प्रूव कराए हैं, चूंकि v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो क्या v की जगह u प्लस ए टी नहीं रख सकते हैं? रख देंगे। ये बचा dt। अब dt के बाद क्या हो जाएगा? ds ये लिखे हैं बराबर u, अब इसका गुणा इसमें, तो u इंटू डी टी प्लस, अब ए टी है ना, उसके बाद ए टी का गुणा होगा तो ए टी इंटू डी टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? समाकलन, यहाँ पर यस और 0 लिमिट बढ़ाएंगे, लिमिट सीमा के अंदर समाकलन लिख लीजिएगा, सीमा के अंदर समाकलन। समाकलन में चिन्ह ऐसे होता है यस और 0, यहाँ पर डी एस है, डी एस रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय की वैल्यू 0 से लेकर t तक बढ़ सकती है, u को बाहर करेंगे इंटू डी टी प्लस ए टी, ए हो गया, t अंदर ही रहेगा क्योंकि लिमिट हमारी t से लेकर
0 तक है तो इसीलिए t अंदर रहेगा, t इंटू डी टी। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमको पता है, अच्छा याद रखिएगा, नहीं पता है तो ऐसे ध्यान रखिए, अगर लिमिट x और y लिखा मिला है और यहाँ पर 5z लिखा मिला है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5zx माइनस 5zy। अगर यहाँ पर लिखा है समाकलन इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखा है इनफाइनाइट और यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे माइनस इनफाइनाइट, एक बार x की वैल्यू 2 और एक बार x की वैल्यू इनफाइनाइट। तो सेम यही चीज़ तो किए हैं, एक बार s की वैल्यू s, यहाँ पर s रखें, एक बार s की वैल्यू 0, लेकिन माइनस करके, ये रूल होता है समाकलन का, याद रखिए, u इंटू समाकलन t इंटू डी टी, ये हो गया, यहाँ पर हमने कर दिया। t को लिख सकते हैं t घाते 1 और इसका फार्मूला होता है समाकलन t घाते 1 इंटू डी टी का फार्मूला होता है समाकलन t के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, जहाँ n बराबर क्या है, n का मान 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। यहाँ पर रख दिए 1 और 1 2 और नीचे 1 और 1 2। तो हमने क्या किया, ऊपर बचा t घाते 2 और जो नीचे 2 आया था इसको बाहर कर लिए, और जो समाकलन वाला t और 0 बचा था इसको t और 0 को यहाँ रखे हैं, s माइनस 0 यहाँ पर सीधा लग दीजिए, s माइनस 0 बराबर क्या होता है, यस होता है, बराबर u है u, अब t माइनस 0 का मान सीधा रख दीजिए t, तो बचेगा ut प्लस a, 1 और 1 2, a बटे 2, यहाँ पर बचा t घाते 2 और ये t और 0 ऐसे लिख लिए। आगे बचा यस बराबर u का t में गुणा ut प्लस a बाई 2 और t घाते 2 है, तो हमने कहा ना, जैसे अगर समाकलन t और 0 दिया है, यहाँ पर t स्क्वायर दिया है, तो एक बार t की वैल्यू क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो t की वैल्यू t रखेंगे तो t स्क्वायर ही होगा। एक बार t की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखें, तो ये समाकलन का नियम होता है, तो t स्क्वायर में से 0 का क्या हो जाएगा भैया, t स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई कि नहीं, a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0, तो s बराबर ut प्लस 1 a बाई 2 और t स्क्वायर माइनस 0 मतलब t स्क्वायर, तो a बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 2 a t स्क्वायर, वही हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, उतार लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। हाँ, जो बातें ना समझ में आई हो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो ना आया हो तो आप लोग बता दीजिए कहाँ से नहीं समझ में आया है। और अगर आप चाहते हैं कि एक फार्मूला और प्रूफ करा दे तो बोलिए, करा दें, करा दें। चलिए अच्छा उतार लीजिए, रहने दीजिए, कल कराएंगे। अब आप लोग उतार लीजिए, और हाँ, जो बातें ना समझ में आई हो पूछ लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है। जो बच्चे 90%, 92, 95, 94, 92 ये जो परसेंटेज आया है आप लोगों का, इस कॉन्फिडेंस में आप लोग मत रहिएगा कि हमारा अब कल्याण हो चुका है, ठीक है। कभी कभी बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 9, 10 तक बहुत मेहनत करते हैं, आगे चल के कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 11th में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और सबसे बड़ी गलतियां बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्लास 11th में ही करते हैं। और क्लास 9, 10 जिनका बेकार हो गया होता है, वही बच्चे थोड़ा बहुत सोचते हैं कब हमको 12th संभालना है अपना, और वही बच्चे आगे चल के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। मैं सभी बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। आप लोग भी वैसी गलतियाँ ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वरना पता चली कि ये गलती होने के बाद आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पर गलती कर दिया था, ठीक है। ऐसी गलती मत करिएगा। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र अपने आप को क्लास 11th में बदल लेता है। वो बदलने के लिए हम कह रहे हैं उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करते करते अपने आप को बहुत बदल लेता है। बदलने की बात यह है, जैसे हमने डेरिवेशन कराया, आप घर पे जाइए, इसको बार बार क्या करिए भैया, रिवीजन करिए। हट जा रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से करिएगा। और न्यूमेरिकल से जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं कर लीजिएगा। अभी यही 2-3 फार्मूले प्रूव कराने हैं,
और 2-4 हेडिंग और लिखवानी है, उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भैया सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। ठीक है, क्या नाम है उस चैप्टर का? सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। ठीक है, वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं आएंगी वो हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ आप नहीं लिखवाए हैं। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ अगले चैप्टर में हैं, उसको हम लिखवा देंगे, समझा भी देंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। और एक बार आप लोग क्या करिए कि अपने दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार, मित्री, जिसको भी भेजना चाहते हैं सबको भेज दीजिए। ठीक है, जितने भी लोग क्लास 11th में हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि PDF आपको मिल जाएगी। जो बच्चे ग्रुप में नहीं ऐड हैं वो ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है, जैसे क्लास जिस दिन ना चलनी हो आप लोगों को बता दे रहे हैं, क्लास का जो टाइम है वो आपको ध्यान रखिएगा। जैसे आज थर्सडे है और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन हमारी क्लास 11th होती है भैया। क्लास 11th 3 ही दिन हो पा रहा है, धीरे धीरे आगे इसका टाइमिंग बढ़ा देंगे, परेशान मत होइए। उसके बाद अगला जो 3 दिन बचता है, मंडे बचता है, मंडे बचता है, वेडनेसडे बचता है और फ्राइडे। लेकिन सैटरडे को भी क्लास 10th की क्लास हम इसमें ऐड करेंगे। ये तो यूपी बोर्ड की बात हो गई। लेकिन जो भी बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, क्या CBSE बोर्ड क्लास 9th एंड क्लास 10th के बच्चों को भी ध्यान रखना है। आपके मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार जितने भी क्लास 9, 10 यूपी बोर्ड नहीं, जब CBSE हो या ICSE हो, CBSE या ICSE हो, इनकी भी क्लास थर्सडे और सैटरडे को चलेगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे फिजिक्स। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। उसमें भी फिजिक्स की शुरुआत जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब केमिस्ट्री कराएंगे। ठीक है, तो आपके जो मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, यार हों, सबको आप लोग बोल दीजिएगा कि यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करें। नोट्स वगैरह सब उनको मिल जाएगी, हर बात समझ में आएगा। और जो भी बात आप लोगों को ना आए वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। और ये समाकलन अवकलन का जो 1-2 फार्मूला बीच बीच में आ जाता है ना, इसको आप लोग दिमाग में रखा करिए। क्योंकि ऐसा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बायोलॉजी लिए होंगे, तो बायोलॉजी सोचकर ये मत सोचिएगा कि हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी ये है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है, मैथ का फार्मूला अगर फिजिक्स में यूज हो रहा है तो बिल्कुल भाई इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम चाहेंगे फिर यहीं पर क्लास को एंड किया जाए। फिर हम आप लोगों से मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। Thank you.